वेलकम टू एस3 एजुकेशन। एस3 एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक मैंने साइंस सब्जेक्ट का क्लास 10th का बायोलॉजी और फिज़िक्स इनका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे डिस्कस किया था। आज मैं केमिस्ट्री का कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ और जो परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो पहला प्रश्न है वो है, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है? ए. संकेतों के रूप में, बी. अणुसूत्रों के रूप में, सी. समीकरणों के रूप में, या डी. सरल सूत्रों द्वारा। तो इसका उत्तर होगा समीकरणों के रूप में। जब भी इसे दिखाते हैं तो समीकरण के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण क्या कहलाता है? तो जब भी समीकरण होता है तो दोनों तरफ का जब सेटिस्फाई हो जाता है जो परमाणुओं की संख्या है, तभी वो संतुलित कहलाता है, वरना वो असंतुलित है, यानी कि उसमें कहीं कोई कमी है। तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, संतुलित। तीसरा प्रश्न है, कौन समीकरण असंतुलित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है H2 + Cl2, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या उसको मिला के HCl बन सकता है? सेकेंड ऑप्शन है 2KClO3, क्या उससे 2KCl + 3O2 का निर्माण होगा? तीसरा है PbNO3O2, PbO + NO2 + O2, या डी 2 हाइड्रोजन + 2 ऑक्सीजन, क्या 2H2O बनाएगा? तो इसमें असंतुलित कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं, एक एक करके इसको हम बनाकर देखते हैं और फिर देखते हैं ये संतुलित है या नहीं। तो पहले वाले को हम देखते हैं। पहला है हमारा H2 + Cl2। अब यहाँ देखते हैं, इसका होगा HCl। अब यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और यहाँ क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल है, पर यहाँ दोनों तरफ जो है हम बाएं और दाएं दोनों देखेंगे तो यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और एक ही क्लोरीन मॉलिक्यूल है, यानी कि ये हमारा असंतुलित है। दूसरा अगर हम ऑप्शन देखें तो जैसा कि यहाँ जो है पूछा गया है प्रश्न कि असंतुलित कौन है, तो ये पहला वाला ही जो है असंतुलित होना चाहिए, क्योंकि इसका दोनों ही तरफ का बाएं दाएं दोनों ही साइड का जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। लेकिन हम अब आगे का भी कुछ चीज़ों को देख लें ताकि कंफर्मेशन हो जाए। यहाँ है सेकेंड वाला, अगर लिया जाए इक्वेशन 2KClO3, अब ये बदल रहा है 2KCl + 3O2 में बदल रहा है या नहीं। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ जो पोटेशियम है वो 2 मॉलिक्यूल, तो KCl डायरेक्ट अगर हम देख ले तो यहाँ भी 2KCl है, पोटेशियम क्लोरेट है। साथ में यहाँ पे बच गया O3, और 3 × 2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 3 × 2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, यानी कि ये संतुलित है। इसी तरह से अगर हम अगला देखें तो अगला PbNO3(2), तो यहाँ ऑक्सीजन का संख्या कितना हो गया? Pb का संख्या 1 है, लेड का। NO3 वो संख्या में 2 है, सॉरी नाइट्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 यानी 6 है। तो यहाँ देखते हैं Pb तो जैसे था वैसे है, ऑक्सीजन 2 2 4 1 5, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा, ये समीकरण भी संतुलित है। अब यहाँ है 2H2 + O2, तो यहाँ क्या हो गया? 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन, तो 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन, यानी ये सब संतुलित है और ये असंतुलित है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? सेम प्रश्न आ गया अब कि इसमें से संतुलित कौन सा है। तो अब इसको हम देखते हैं। FeCl2, यहाँ एक परमाणु है लोहे का और 2 परमाणु है क्लोरीन का, लेकिन यहाँ FeCl3 आ रहा है, यानी कि एक जो परमाणु की संख्या है क्लोरीन की वो अधिक है, यानी कि यह असंतुलित है। अब आते हैं हम सेकेंड पे, NH4NO2, तो ये किसमें तब्दील हो रहा है? तो N2, एक नाइट्रोजन यहाँ है एक यहाँ है, तो N2 हो गया।
और हाइड्रोजन H4 यहाँ था तो 2 दूनी 4 और O2 था तो ये 2, यानी कि ये क्या है, ये संतुलित है समीकरण। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ये एक संतुलित समीकरण है। अब देखिए हम अगला भी देख लें। Fe मॉलिक्यूल 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ Fe2O2 अगर रहता, सॉरी Fe2O3 है, इसलिए ये गलत है क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ ये 3 मॉलिक्यूल है, यानी कि ये गलत है, असंतुलित है। वैसे ही यहाँ भी सेम वही है कि ये असंतुलित है, इसलिए ये नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ए संयोजन, बी प्रकाश रासायनिक, सी विस्थापन या डी यहाँ अपघटन होना चाहिए, अवक्षेपण नहीं होके ये अपघटन होना चाहिए और यही इसका उत्तर होगा, अपघटन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया जानने से पहले ये समझना होगा कि रेडॉक्स क्या होता है। रेडॉक्स का मतलब होता है वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की प्रक्रिया एक साथ आती हो, उसको कहते हैं रेडॉक्स। ये दोनों का हाफ हाफ नेम लिया गया है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। तो इसका उत्तर है ZnO प्लस कार्बन, तो वो बन जाएगा Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका उत्तर आ जाएगा बी। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन के हिसाब से O2। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है। तो अवकारक का गुण कौन प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन है H2SO4, O2, H2S और HNO3, तो इसका उत्तर हो जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फेट। अगले प्रश्न पे आते हैं। समीकरण 2CO यानी कॉपर का 2 मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो बनाता है 2CuO। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो इसमें क्या है कि कॉपर का मॉलिक्यूल अलग था और ये ऑक्सीजन के साथ जब प्रतिक्रिया करता है और ये ऑक्सीजन को ले लेता है, तो ये प्रक्रिया, ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और यही अगर ऑक्सीजन को मुक्त करता तो अवकरण या रिडक्शन कहलाता। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए अपघटन, बी ऑक्सीकरण, सी उदासीकरण या अपक्षेपण, तो उत्तर होगा ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम सभी जानते हैं कि शरीर में जब भोजन पचता है और जब यह सेल में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, उस समय ऑक्सीजन की सहायता से भोजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी में बदलने के लिए एटीपी में बदल देता है, और ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। इसलिए ये जो प्रक्रिया है, ये अभिक्रिया है, वो क्या कहलाता है, भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें हमको ज्वाला दिखाई नहीं देता। अब देखिए, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती में तो ज्वाला ही जलता हुआ साफ दिखाई देता है। जब किसी भी चीज़ पे केरोसिन डाल के आग लगाते हैं तो ज्वाला दिखाई देता है। वैसे ही मीथेन गैस को जब जलाया जाता है तो क्या होता है, ज्वाला निकलती है। लेकिन जब कोयले को जलाया जाता है तो कोयला एक बार जल के उसके बाद वो सिर्फ लाल रहता है और सिर्फ दहकता रहता है। कोयले में वो ज्वाला नहीं निकलता है, लपटें नहीं होती हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कोयला। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। तो Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड, वो नहीं होता है अम्ल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी अम्ल नहीं है। कॉपर ऑक्साइड, वो भी अम्ल नहीं है। HNO3, ये है नाइट्रिक एसिड, इसलिए नाम ही है इसका HNO3 का, नाइट्रिक एसिड, यानी ये एक एसिड है, प्रबल एसिड है। अब अगला है, निम्नांकित में कौन सा भस्म नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ZnO, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या NaCl, तो भस्म नहीं है। तो NaCl क्या होता है, ये सामान्य नमक का फॉर्मूला होता है और ये लवण होता है। नमक एक तरह का लवण है, वो भस्म नहीं होता है।
अब निम्नांकित में कौन लवण है? सेम प्रश्न आ गया। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? वैसा भस्म जिसको जल में आसानी से घोला जा सके वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अम्ल, बी क्षार, सी लवण और डी कोई नहीं। तो क्या होता है? क्षार होता है। क्षार को आसानी से जल में घोला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? NH4OH, बी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी MgOH2 या CuOH2। तो ये क्या हो जाएगा? प्रबल भस्म क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नांकित में कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है NH4, दूसरा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डी है HNO3। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है उदासीन विलयन का pH कितना होता है? 6, 7, 8 या 9। तो जल का जो हम जल से ही इसको मापते हैं तो उसका होता है pH 7 और वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और pH का अर्थ क्या होता है? पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी पोटेंसी कहाँ है उससे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ अम्ल है, क्षार है, भस्म है, लवण है, क्या है, वो इससे डिसाइड किया जाता है। तो अगर कोई भी किसी भी चीज़ का pH, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए तो आप पक्का कमेंट बॉक्स में जाके आप इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये पसंद आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं अगला कोई भी इस तरह का सेशन शुरू करूं तो ये वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।